वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023, इसको किसने जारी किया है? तो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, IEP ने, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने दो शब्दों को ध्यान रखा। इनमें से यहाँ शांति है यानी कि पीस, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023, तो यहाँ पर भी पीस शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। अगला है, कुल मिलाकर 163 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है सूचकांक में, जिनमें से भारत की स्थिति 126वीं है। भारत की जो रैंक है 126 है आउट ऑफ 163 में, जो कि पिछले वर्ष 135 थी। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में कुल मिलाकर के 9 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। इसमें टॉप पोजीशन में है आपका आइसलैंड और लोएस्ट पोजीशन में आपका अफगानिस्तान, ठीक है। याद कैसे इन दोनों को करेंगे? पहले नंबर पे क्या है? आइसलैंड आया, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे आयरलैंड आया, ठीक है। यानी कि पीस की बात करें, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, शांति की बात करें, पीस की बात करें, किन के मन में रहती है? जिनका मन ठंडा होता है, गर्म होता है। जिनका मन ठंडा होता है, मस्तिष्क ठंडा होता है, उनमें शांति रहती है, पीस रहती है। इनकी जिनका आइस जैसा रहता है मन, तो आइसलैंड, ठीक है। जिनका मन शांत रहता है, ठंडा रहता है, वो क्या करते हैं? वो अपने कामों को अच्छी तरीके से पूर्ण करते हैं या अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो यानी कि डन करते हैं। यहाँ से डन एक निकल आएगा शब्द आपका, तो डेनमार्क हो जाएगा। अच्छी तरीके से काम करते हैं, और जब अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास जमीन भी होगी, आपके पास आय भी होगी और लैंड भी होगी, जमीन भी होगी, तो रुपया पैसा। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहली रैंक उनकी है जिनका मन शांत रहता है, नहीं ठंडा रहता है, आइसलैंड। दूसरा, अच्छे से काम करते हैं, तो डेनमार्क। फिर क्या करते हैं? जब अच्छे से काम करेंगे तो समृद्धि होगी, तो क्या होगा? जमीन भी होगा, पैसा भी नहीं, आयरलैंड। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने रैंक याद करा दिया आपको। तो टॉप पे कौन आया? आइसलैंड आया। लोएस्ट कौन है? अफगानिस्तान है। अब इसको कैसे याद करना है? अफगानिस्तान को वर्तमान में सबसे अस्थिर सरकार कहाँ की है? तो एक ही देश है हमारे पड़ोस में, अफगानिस्तान। तो वहाँ पे शांति कैसे हो सकती है? जहाँ पर तालिबान शासन कर रहे हो, वहाँ पे शांति की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है, राइट। इसके बाद कुछ क्षेत्रों की बात कर लें, तो सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो आपका यूरोप मिलेगा। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्षेत्र शांति वाले में आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है। ये सब कहाँ के देश हैं? ये सारे यूरोप के देश हैं। तो इन देशों में विकास खूब अच्छा है, ठीक है, डेवलपमेंट खूब हो चुका है, खूब अच्छे इंडेक्स आ रहे हैं। तो उनमें क्या है? यूरोप बहुत शांतिपूर्ण एक माना जाता है, काफ़ी शांति रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 या 2022 के ECS के पेपर में भी आया था, UPSS पर। और सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो कौन है? वो मीना है। मीना यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र आपने देखा होगा, सीरिया है, इराक है, ईरान है, ठीक है, आपने जॉर्डन है। ये सब में कहाँ है? तो आतंकवादी संगठन ही बने रहते हैं, हर दिन गोला बारूद होती रहती है, तो शांति तो नहीं। सबसे कम शांतिपूर्ण या सबसे अधिक अशांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के भी देश में शांति नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपने वैश्विक शांति सूचकांक 2023 याद किया, पूरा मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया, राइट। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसको किसने जारी किया? इसको एक NGO है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया। कैसे याद करेंगे? यहाँ से एक शब्द निकाल लीजिए, प्रेस। प्रेस मतलब जो मीडिया चैनल है, इन्हें प्रेस कहते हैं, तो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो किसी भी बॉर्डर को नहीं मानते हैं। रिपोर्टर्स जो होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, हर जगह चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब वॉर भी चल रहा होता है पाकिस्तान के साथ हमारा, चाहे कारगिल का हो चाहे कोई अन्य हो, तो उस समय भी वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। दिखाया जा रहा है कि एक तरफ गोला बारूद हो रहा है, ये थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई भी सीमा या कोई भी बॉर्डर मैटर नहीं करता। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो
प्रेस से याद कर सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है। कुल मिलाकर इसमें 1 से 80 देश सम्मिलित है, जिसमें शीर्ष पर नॉर्वे है और सबसे निम्न स्थिति पर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। कैसे याद करेंगे? नॉर्वे। आपने प्रेस देखी होगी, जो अभी की जाए इलेक्ट्रिक प्रेस की बात करें या आज के कुछ सालों पहले की जो कोयले से हमारे घरों में प्रेस चलाए थे, तो उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा आकार तो कुछ ऐसा ही प्रेस का होता है। और ऐसा ही आकार आपका जहाज का भी होता है, यानी कि प्रेस का भी आकार यही होता है। वो जो जहाज होता है पानी वाला, यानी सॉरी नाव, जहाज होता है, फिर नाव होती है, नाव उसका भी आकार ऐसा ही होता है। तो प्रेस यानी कि नाव के आकार की है, उससे नॉर्वे शीर्ष पर है, ये याद करिएगा, हमेशा नॉर्वे शीर्ष पर रहता है। ठीक है। भारत की रैंक की बात करें, भारत 1 से 61वीं रैंक पे आया है। कुल स्कोर है 36.36, 36.36 हमारा स्कोर है। और रैंक है 161। कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 61 आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, उससे ऐड करके रिलेट करके याद करिएगा। हमारी जो पोजीशन है कैसी, अति गंभीर स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि अधिकांश न्यूज चैनल हैं, जो मीडिया चैनल हैं, जो अखबार हैं, वो सारे किसकी बात कर रहे हैं? जो रूलिंग पार्टी, जो सरकार, उसकी बात कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही है जो बात कर रहे हैं अन्य मुद्दों की। ठीक है, तो नाम याद कर लिया। भारत की स्थिति 161 है, इसको 36.62 अति गंभीर स्थिति में है। पिछले वर्ष हमारी रैंक क्या थी? 150वीं थी। यानी कि लगातार हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिरता जा रहा है। ये आप भी जानना है कि प्रेस की स्थिति वर्तमान में क्या हो चुकी है। ठीक है, और सबसे निम्न स्थिति पर कौन है? उत्तर कोरिया है। इसे कैसे याद करेंगे? वर्तमान में आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, तो आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया। इतनी तानाशाही है वहाँ पे, तो अधिकार कहाँ और मीडिया कहाँ? तो पहले नंबर पे रैंक पे कौन है? नॉर्वे, फिर आयरलैंड। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नाव होती है कहाँ चलती है? ज़मीन पे तो नहीं चलती है, बर्फ पे चलती है, आइस पे चलती है, ऐसे कर सकते हैं, आइस पे चलती है। तो नॉर्वे, फिर आयरलैंड हो जाएगा, फिर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 से 80वां जो स्थान है, चूंकि कुल मिलाकर देश कितना है? 1 से 80 है, तो 1 से 80वीं रैंक किसकी है? नॉर्थ कोरिया की है। सबसे ज़्यादा स्थिति, पूरी स्थिति उसी की है। और जो चाइना है वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, 179 है, एक ही अंक इससे कम है नॉर्थ कोरिया से, इसका बड़ा भाई है। अगला है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? तो है आपका आयरलैंड है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन सब पे स्वास्थ्य चेतावनी होती है। ठीक है, उसमें फोटो के रूप में भी होती है और रिटन फॉर्म में भी होती है। उसमें बताया जाता है कि इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन शराब पर अभी तक इस तरह की कोई स्वास्थ्य चेतावनी नहीं दी गई है। ठीक है, तो आयरलैंड पहला ऐसा देश है जिसने शराब पर भी स्वास्थ्य चेतावनी दे दी है, आयरलैंड। जबकि भारत में अभी ऐसा कोई बात नहीं, हालांकि विभिन्न सारी कमेटियों ने बात कही है कि कर दिया जाइए। ठीक है, तो आयरलैंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? स्टीफन डोनली। देखिए, चूंकि इन्होंने ये पूरे इस मामले को लीड किया, इसलिए इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टीफन डोनेली। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, ये लागू कब होगा? 22 मार्च 2026। वो भी इसमें से 2026 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड है। कब लागू होगा? 2026 में लागू होगा। स्टीफन डोनेली स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस तरह से आपने दोनों चीज़ें याद की होंगी। अगला है परमाणु हथियारों पर सिप्री रिपोर्ट 2023। सिप्री एक, इसका पूरा फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें बताता है कि परमाणु हथियार की स्थिति क्या है, किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, एटमी पावर है। तो उसने कुल मिलाकर बताया कि जो रशिया है और यूएसए है, रशिया यूएसए के पास दुनिया के 99% परमाणु हथियार है। केवल रूस और अमेरिका के पास ही दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनमें से 90% तो इन्हीं दोनों देशों के पास है। उनमें भी रूस पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रूस पे हैं, फिर यूएसए पे हैं और फिर चाइना पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा
रूस के पास है परमाणु हथियार, फिर अमेरिका के पास, फिर चीन तीसरे नंबर पे आ चुका है। और कुल मिलाकर परमाणु हथियारों की बात की जाए तो सिप्री ने बताया है कि कुल मिलाकर 2022 में परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई है। 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन डेटा जो 2022 का बताया गया, तो कुल मिलाकर इनमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। वर्तमान में कितने हैं, तो 12,512 कुल मिलाकर परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से आपको याद क्या क्या करना है, याद करना है, ये तो याद नहीं करना है, वृद्धि याद करनी, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुल मिलाकर के परमाणु शक्ति संपन्न देश कितने हैं, यानी कि ऐसे देश जिनके पास एटमी पावर है, तो वो कुल मिलाकर के 9 देश हैं। कौन कौन, एक तो P5 में देश आ जाते हैं, और कुछ ये P5 में वो आ जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ठीक। और यूरोप में चले आइए तो यूरोप में आपका हो जाएगा, आपका ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो मित्र शक्ति थी। इधर आ जाइए एशिया में तो रूस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। तो आपका कौन कौन, USA, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, रसिया और चाइना, ये 5 देश हैं। इसके अलावा इंडिया है, इंडिया है तो पाकिस्तान भी होगा, नॉर्थ कोरिया को तो आप देख ही रहे हो, इजराइल के पास तो है ही। और अभी तो 9 के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन 10वां प्रयास कर रहा है वो आपका ईरान। देखो जब भी प्राप्त करें तो P5 और ये इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ठीक है। G7 की बात करें तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, हिरोशिमा के जापान में हुआ, यानी जापान के हिरोशिमा में हुआ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसका संस्करण था, कौन सी बैठक थी, 49वां था, कैसे याद करोगे, G7 है तो 7 पे आप क्या है स्क्वायर लगा दीजिए, 49, तो 49वां शिखर सम्मेलन हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप क्या याद करिए। अगला है, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में, कैसे याद करेंगे, G7 है तो 2000 के बाद तो नहीं हुआ इसकी स्थापना, इतनी तो आपको भी याद है, उससे पहले ही हुई होगी, और उससे पहले हुई तो इसका मतलब 19 तो हो गई, ठीक है, 1800 में तो नहीं हुई होगी, सीधी सी बात है। तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, तो G7 है तो यहाँ भी 7 है एक, ये तो याद ही आ जाएगी, ये आ जाएगा, बस इतना याद कर लीजिए, इसको ध्यान रख लीजिए। तो 1973 में इसकी स्थापना हुई। अब जापान के हिरोशिमा में बैठक हुई, वहीं पर जहाँ 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। कितने देश हैं, 7 देश हैं। कौन कौन, उत्तरी अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ से यूरोप में चले जाइए, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, UK है, यूनाइटेड किंगडम, और फिर इधर आइए एशिया में तो जापान। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, उत्तरी अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका और कनाडा दोनों एक साथ रहते हैं, वो हो जाएंगे। यूरोप में चले जाइए तो यूरोप में वो सारे देश आ जाएंगे, वो प्रमुख देश आ जाएंगे जो वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों की तरफ से थे या फिर ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ से थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर में जो प्रमुख देश थे वो यूरोप से आ जाएंगे। कौन कौन थे, तो आपको याद आ जाएगा जर्मनी था, ठीक है, आपको याद आ जाएगा इटली था, क्योंकि जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी, ये तो थे ही। आपको याद आ जाएगा ब्रिटेन तो था ही उस समय, हमारी सेना भेजी थी वहाँ पे, और फ्रांस तो था ही। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, ये 4 यूरोप से आ जाएंगे G7 में, और 2 कहाँ से आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन, अमेरिका है और फिर कनाडा है। और एशिया से कौन आ जाएगा, एशिया से भी वही आ जाएगा जो एशिया में प्रमुख जो विश्व युद्ध में शामिल था, वो कौन था, जापान था, तो जापान आ गया। इस तरह से आप इन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये याद रखना होगा आपको, ये याद रखना होगा आपको, ये याद रखना, इसके बाद ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। स्पेशल जो विशेष आमंत्रित लोग थे वो कौन थे, पहले तो कुल मिलाकर के 7 लोग थे। कौन कौन, भारत को इनवाइट किया था, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था, ब्राज़ील को इनवाइट किया था, इंडोनेशिया को इनवाइट किया था, साउथ कोरिया को इनवाइट किया था, वियतनाम को किया था, यूक्रेन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम और यूक्रेन, ये सारे देश 7 थे कुल मिलाकर देश जो G7 में शामिल हुए थे, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ठीक।
अब क्वाड पे आ जाएं, तो क्वाड की बात करें, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, ये भी जापान के हिरोशिमा में बैठक हुई इसकी, जापान के हिरोशिमा में इसकी भी बैठक हुई। और इसमें आपको तो पता ही है कुल मिलाकर कितने देश हैं, तो 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से? इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है। ठीक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये 4 देश हैं। क्वाड में बैठक हुई हिरोशिमा जापान में। ठीक, अगली बैठक कहाँ होगी? तो आगामी जो बैठक है वो भारत में होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में भैया हमारे यहाँ चुनाव आ रहा है तो हमें माहौल क्रिएट करना होगा, तो अगली बैठक हमारे यहाँ करा लीजिए। उन लोगों ने कहा ठीक है, हम आपका सहयोग करते हैं, आगामी चुनाव में आप मेरा सहयोग करिए। तो आगामी बैठक भारत में होने जा रही है। ठीक, कुल मिलाकर ये इसका 5वां शिखर सम्मेलन था। और बात की जाए तो 30वां भौतिक सम्मेलन था। इसका मतलब कुल मिलाकर ये 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। शिखर का मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पे बात होती है, देश के शीर्ष लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, उनकी बैठक होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राइट। तो 5 बैठकें कुल हो चुकी हैं और उनमें से 2 बैठकें वर्चुअल फॉर्म में हुई हैं। 2 बैठकें इनमें से वर्चुअल फॉर्म में हुई। तो टोटल भौतिक बैठकें यानी कि सभी लोग आपस में मिले और फिर बैठे तो 3 ही हुई हैं, तो 3 हुई हैं। नेटो की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को होती है। वाशिंगटन डीसी में होती है, वाशिंगटन डीसी में प्रस्ताव लाया जाता है। कुल मिलाकर के 30 सदस्य थे इसमें। ठीक है, 1949 में होती है, वाशिंगटन डीसी में 30 सदस्य थे जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर काम करते थे, यानी संगठन के एक देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा, पूरा संगठन मिलकर उसका जवाब देगा। अभी हाल ही में फिनलैंड को 31वां का सदस्य बना लिया गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बना लिया गया है। और यह कब बनाया गया है? जब 4 अप्रैल 2023 को नेटो का 74वां वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस समय इसका 31वां सदस्य बना लिया गया। अब सोचिएगा आप, ये है आपका रशिया और ये है आपका फिनलैंड। तो सोच लीजिए भी अमेरिका पास बिल्कुल रशिया के पास चला गया, क्योंकि ये फिनलैंड है और यहाँ पे नेटो का ये मेंबर बन गया, तो यहाँ अमेरिका आ गया ना सीधा। तो ये रशिया है, तो इसके लिए तो फायदे वाली बात है, तो ये तो हमेशा अपोज करेगा इस बात। ठीक है, मेनली इसने जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था उसके बाद ही इसने अमेरिका से कहा था कि हमें नेटो में शामिल होना, और अब अंततः शामिल हो गया। रवांडा की बात करें, रवांडा, तो रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बन गया है। इसका मतलब क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप है, कुल मिलाकर के उसमें 54 देश हैं लगभग, उनमें से पहला देश ये बन गया है जो mRNA वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। ऐसी क्षमता अफ्रीका के अन्य किसी देश के पास नहीं है। और इसमें एक जर्मन दवा कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक। ये बायोएनटेक ही mRNA वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। इसने किया क्या है, इसने क्या किया, बहुत सारे कंटेनर लाए हैं, एक ये कंटेनर, एक ये कंटेनर, एक ये कंटेनर, सबको ऐड कर दिया है और इसी कंटेनर के अंदर वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, फाइनल चरण में ये वैक्सीन बन रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो जर्मन दवा कंपनी है, उसने कंटेनर बहुत सारे इकट्ठे किए हैं, उन्हीं के अंदर बन रहा है, क्योंकि इतनी क्षमता तो है नहीं रवांडा के पास। सबसे कम विकसित या सबसे अल्प विकसित LDC देशों की बात की जाती है तो नाम आता है रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, है ना। अब टाइटन पनडुब्बी की बात और कर लेते हैं चलते चलते। अभी हाल ही में टाइटन पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो ये दुर्घटनाग्रस्त कहाँ पर हुई है? तो नॉर्थ अटलांटिक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जैसे ये है ऐसा आकार का है, ऐसा। ठीक है, इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका है, इधर क्या है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है। तो ये क्या है? अटलांटिक महासागर है, इसमें से उत्तर का ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी अटलांटिक है। यहीं पर एक न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहीं पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां पर 1912 में टाइटैनिक
ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूबा था, वहीं पर ये अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनमें से दुनिया के कई प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें याद की होंगी।